हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके उत्तर को लेकर आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है और यह जो रहने वाला है ज्योग्राफी का रहने वाला है। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। और जिसका किसी का भी आंसर पता रहे तो उसको आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भारत संसाधन उपयोग है, इसका कब पूछा गया, इसका डेट तारीख यहीं पर देखने को मिलेगा। और आपको अगर आप लोग अभी तक हिंदी को नहीं देखे, पॉलिटिक्स को नहीं देखे, हिस्ट्री को नहीं देखे, इकोनॉमिक्स को नहीं देखे, तो इन सारा का वीडियो बन चुका है और ये आपका ज्योग्राफी का बनने जा रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा सही जवाब, है ना। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका सही जवाब होगा। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा मतलब मिट्टी, तो 6 प्रकार की पाई जाती है, राइट सही जवाब होगा। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार के, जोड़ोर, काली, रेंगूर, है ना। अगला, भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई है? तो 1897 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है? तो 43% सही हो। ठीक है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त है? 43% सही जवाब। अगला है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा तारापुर में। ठीक है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक होगा। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो 1/4 होगा। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है क्या? इसका सही जवाब होगा हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में है, हाँ राइट। चलिए, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है महानदी पर। अगला है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27% होगा। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में होगा। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में होगा। ठीक है, डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम के डिगबोई में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई इसका सही जवाब होगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है लैंड का अभाव है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर कहिए या तो मोर कहिए, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपको गुजरात में। गिर मतलब गुजरात, है ना, रात में गिर जाता है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज हो जाएगा, रानीगंज। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है रानीगंज। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का होगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड होगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना होती है? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान सही जवाब होगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार का, है ना। 150 नहीं, 100 प्रकार के, 150 रहेगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार, बी नंबर राइट मारिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा मुंबई बंदरगाह। अगला है, मैंगनीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा इसका सही जवाब होगा। गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? 96%। ठीक है, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? 96%। अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा आपको पता होगा राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए गए? तो 14 मंडल स्थापित किए गए। ठीक है, जैव मंडल कितने? 14 को। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20% सही जवाब होगा। अगला है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत
के में लगभग कितनी भूमि निम्नकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न यहाँ देखिएगा। भारत मतलब एशिया का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर होगा। ठीक है, एशिया का प्रथम विद्युत परमाणु ग्रह या तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह का नाम तारापुर होगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है? किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो उसके संसाधन से आर्थिक विकास का माप किया जाता है। अगला, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका सही जो 150 करोड़ टन होगा। ठीक है, 150 नहीं 125 करोड़ टन मारेगा ही, 150 नहीं 125 बी नंबर। ठीक है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन इसका राइट आंसर होगा। इसको नहीं देखिएगा। ठीक है, जो गलत रहेगा उसको हम ध्यान देंगे। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80%। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर इसका सही जवाब होगा। कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? तो 1968 में किया। ठीक है, संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? कच्चा तेल को। ठीक है, नहीं कच्चा तेल, चल ठीक है, ऐसे खनिज होना चाहिए ना। आइए आप लोग को 37 में क्या आंसर होगा? हमको लग रहा है ए होना चाहिए। संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है खनिज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस क्षेत्र में? पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला में। ठीक है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला में। कौन प्रवाहनीय संसाधन है? देखिए प्रवाहन कौन किसका होता है? नदी का प्रवाहन होता है ना। अगला है, सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? देखिए सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। कोयला आणविकरणीय। कौन आणविकरणीय संसाधन है? देखिए एक बार उपयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा, आणविकरणीय जीवाश्म हो जाएगा। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो देखिए किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है मानव होते हैं। मानव से बढ़ के कोई भी महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है। अगला है कि वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से? संविधान की धारा आपको 21 होगा। ठीक है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से? ए नंबर होगा 21। यानी कि शीशम कौन सा जीवाश्म होगा? ठीक है, जीवाश्म गलती लिखा गया। ठीक है, जीवाश्म कौन संसाधन है? जैविक संसाधन। ठीक है, जीवाश्म होगा, जीवाश्म कौन संसाधन होगा? तो जैविक संसाधन होगा। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते। किसने कहा? जिम्मरमैन ने कहा। ठीक है, किसने कहा? संसाधन होते नहीं बनते, जिम्मरमैन ने कहा। जिम्मेदार आदमी का काम होता है। ठीक है, संसाधन है नहीं तो उसको बनाया जाए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अभी हम बताए कोयला आणविकरणीय है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ। ए नंबर। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा सी नंबर, 2002 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ? 2002 इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1975 में। ठीक है, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1975 में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दार्जिलिंग में हुआ। ठीक है, दार्जिलिंग आपको पता है, कमेंट में बताइएगा दार्जिलिंग कौन कौन घूमने गए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 65% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करेक्ट है। वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? संदीप पांडे द्वारा। ठीक है, वर्षा जल का संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? ए नंबर है। सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? इसका सही जवाब महासागर होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन है? महासागर होते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण रहा है?
तो आर्सेनिक का बढ़ा है। देखिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आर्सेनिक का। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? 96.5%। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? 96.5%। राइट। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा भाखड़ नांगल बांध से। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ नांगल बांध से। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। ठीक है, मानसिव मान हो जाएगा। ठीक है, मानसिव राम होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर, है ना, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। कहते हैं भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गंडक नदी पर। ठीक है, आप लोग कमेंट करेगा कि गंडक नदी कहाँ है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो बिहार होगा। ठीक है, गंडक नदी राइट आंसर है। चलिए 61 के बाद 62 नंबर है। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर विकसित है? सतलज नदी पर। किस राज्य में? पंजाब में। अगला है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? दामोदर परियोजना होगा। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है दामोदर परियोजना होगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है शरावती होगा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना शरावती होगा। राइट आंसर। अगला है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को वर्गीकृत किया गया 3 वर्गों में। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। इसका ए नंबर सही जवाब होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर मारिएगा। राइट। अगला है कि विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? चीन के बाद जो है दूसरा भारत का स्थान है। अगला है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, है ना। यानी पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। साल किस वन का वृक्ष है ना। अगला प्रश्न है साल जो है किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़ का होगा। राइट आंसर। इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? सुंदरवन, है ना। सुंदरवन कहाँ है? तो बोलिएगा पश्चिम बंगाल में। अगला है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का जो सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है सुंदरवन में देखने को मिलता है। बी नंबर सही जवाब होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। राइट आंसर होगा। अगला है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? 4 अरब हेक्टेयर होगा। राइट आंसर। 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग जो है किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 26,002, है ना, 26,002 किलोमीटर होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या? नंदा देवी उत्तराखंड में होगा। बी नंबर राइट आंसर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? उत्तराखंड, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार असीमित है? असीमित है जल के। ठीक है, सीमित नहीं है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला पेट्रोलियम का जो भंडार है क्या सीमित है? इनमें कौन कार्बनिक खनिज है? ठीक है, बताइएगा कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला जो है कार्बनिक खनिज होगा। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? प्लमबर्ग नाम से जाना जाता है। ए नंबर होगा। ठीक है, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? प्लमबर्ग में होगा। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तब बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। पीतल बनाया जाता है। ठीक है,
पीतल बनाया जाता है, पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनाया जाता है, पीतल तांबा और जस्ता से। लौह अयस्क है, लौह अयस्क जो होता है अनवीकरणीय संसाधन होता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होगा सौर ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा होगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, विद्युत नहीं, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? कैगाम होगा, ठीक है। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कैगा जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो खंबत की खाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंबत की खाड़ी में। अगला है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? महाराष्ट्र में। गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जाता है? तो भुज में, ठीक है। गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो भुज इसका सही जवाब है। इनमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है? तो सतलज नदी पर मिलती है, सही जवाब ए नंबर होगा, ठीक है। इनमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है? सतलज नदी पर। मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो 3 होती है। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? इनमें से सभी होगा, ठीक है। खेतों में हुमरस डालना है, पशुओं की चराई का नियंत्रण करना है, समुच्च रेखाएं जुताई करना है, ठीक है। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में। देखिए 2016, 17, 22 देख सकते हैं ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेंगुर मृदा इसका सही जवाब है। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, डी नंबर राइट आंसर। अगला है पंजाब एवं हरियाणा, एक सेकेंड देखिएगा, 98 नंबर प्रश्न है, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो 80%। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूमि जो है व्यर्थ है? तो 533 लाख हेक्टेयर इसका सही जवाब होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? झारखंड होगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो जामनगर गुजरात इसका सही जवाब, ठीक है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में? गुजरात में। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात में होगा, ठीक है। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? गुजरात में होगा। अगला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में होगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका सही जवाब है लोहा को। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक सही। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक सही जवाब होगा। अगला कि बैलाडीला खाना से कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क निकाला जाता है। कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इनमें कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण? मैग्नेटाइट होगा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार देखिए हेमेटाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। लिग्नाइट और बिटुमिनस जो होता है कोयला का एक प्रकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 111 के बाद 112 नंबर है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेघा पाटेकर ने चलाया, राइट आंसर। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा होगा, इसका ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पटाव लिखा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ लोहा माना जाता है। अगला प्रश्न है,
हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह विचार किसके है? महात्मा गांधी का इसका सही जवाब हुआ। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है? 10 किलोग्राम का प्रयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है? 10 किलोग्राम। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी के सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? ठीक है, कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका सही जवाब कोयला होगा, है ना। कोयला अनवीकरणीय। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ। गोंडवाना समूह कोयले का जो निर्माण हुआ 20 लाख पूर्व हुआ था, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1972 ईस्वी में। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ना, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ, राइट आंसर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, इसका राइट आंसर ये होगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ। यानी कि ब्रोंटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की? 1987 में किया। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? तो सिलिकॉन खदान कर्मियों को होती है, ठीक है। सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? सिलिकॉन खदान कर्मियों को होती है। निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से किया जाता है ना, इसका सही जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा डी नंबर। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम होगा। 27 के बाद 127 आ गए ना। 128 नंबर, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में? जैव मंडल हो जाएगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? जर्मनी ने किया। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए, सिंचाई की व्यवस्था, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, बाढ़ों पर नियंत्रण सभी होगा। दामोदर घाटी परियोजना के निर्माण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण सभी होगा। अगला, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर होगा। निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो लौ एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। बोकारो लौ एवं इस्पात उद्योग इसका सही जवाब होगा। अगला, सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला पीट के नाम से जाना जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, देखिए 18-21 में सर्वोत्तम कोयले का प्रकार हो जाएंगे आपको एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट 1 नंबर है, बिटुमिनस 2 नंबर, लिग्नाइट 3 नंबर, पीट घटिया कोयला होते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। अगला है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है ना। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, इसका सही जवाब है। इनमें कौन सा जीव है जो सिर्फ एशिया महादेश मतलब केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल कहिए, ठीक है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है ना। टैक्सोल का प्रयोग होता है तो कैंसर के उपचार में। चरक का संबंध किस देश से? तो भारत से, ठीक। चरक का संबंध भारत से। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 न्यूटन मीटर इसका सही जवाब होगा। चलिए, 143 के बाद 144 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। अगला, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने
किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका सही जवाब 12.2 है ना। अगला, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है ना। 2 होने जा रहा है कृषि, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, धान का एक प्रकार है, ठीक है। धान का एक प्रकार है। धान जो होते हैं ओस, अमन, बोरो, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा होते हैं? आर्द्र, उष्ण आर्द्र हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र हो जाएगा। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? जलोढ़ मिट्टी इसका सही जवाब है। चावल जो है किस प्रकार की उपज है, ठीक है। चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? इसका सही जवाब जीवन निर्वाह कृषि होगा। चावल है तो चावल जो है खारी फसल हो जाएगा। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान? तो चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन है? दूसरा है। अगला है, किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? तो देखिए 8 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर, हरियाणा और पंजाब होगा, ठीक है। किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? हरियाणा और पंजाब इसका सही जवाब। किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? उड़ीसा होगा, सही जवाब। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन है? ज्वार होगा, ठीक है। मक्का, ज्वार जो होते हैं। अगला है कि भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में किसका सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको दाल का, ठीक है। भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता दाल का होगा। भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूँ इसका सही जवाब, ठीक है। भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन है? गेहूँ इसका सही जवाब होगा। 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर है। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? भारत की मुख्य खाद्य फसल आपको चावल होगा, सही जवाब। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब 15% पर। रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? बताइएगा रबी फसल कौन है? गेहूँ और रबी फसल। धान, केला, चाय जो देख रहे हैं ये सब खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो देखिए इसमें से क्या आया था एक ऑप्शन, चावल, इसका सही जवाब होगा। कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल आपको कपास होगा, खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ढालू भूमि आवश्यक कहवा के लिए है ना। कहवा उगाने के लिए जो है ढालू मिट्टी होना चाहिए, यानी कि ढलाव होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल आपको सरसों होगा। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? चाय होगा। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? चाय इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या हो जाएगा? कॉफी इसका सही जवाब होगा। अगला है कि खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ फसलें जो है अक्टूबर सितंबर में काट ली जाती है ना, सितंबर अक्टूबर में। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो वर्धन काल कहलाता है। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। अगला है, बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में कौन सी फसलें उगाई जाती है? बाजरा उगाई जाती है। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? मक्का होती है, ठीक है। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? मक्का होती है। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन है? तो गन्ना होगा इसका सही जवाब। अगला है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ना की फसल तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? तो 24%, ठीक है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? 24% सही जवाब होगा। 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 2/3। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3 होगा। अगला है कि कर्तन दहन प्रणाली
कृषि को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्य में क्या कहा जाता है? तो झूम कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा। अगला है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पलामू किस राज्य में कहा जाता है? मणिपुर, इसका सही जवाब होगा। अगला है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को द्वीप किस राज्य में कहा जाता है? ठीक है, द्वीप जो है किस राज्य में कहा जाता है? अंडमान और निकोबार में कहा जाता है। यानी कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? मिल्पा जो है मैस्को में कहा जाता है। ठीक है, मैस्को। द्वीप, पलामू, झूम आदि किस कृषि के नाम है? तो अन्य दहन कीर्तन प्रणाली। ठीक है, दीपा, पलामू, झूम आदि किस कृषि के नाम है? तो दहन यानी कि कर्तन दहन प्रणाली, इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं? तो भारत, इसका सही जवाब। निम्नलिखित में किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनी पर। किस कृषि पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनी पर। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट, इसका सही जवाब। ठीक है, कौन सा उद्योग जो है कृषि से संबंधित है? जूट, इसका सही जवाब होगा। प्राचीन काल में कृषि करने की विधि निम्नलिखित में कौन सही है? स्थानांतरित कृषि होगा। कृषि भारत में कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार का अवसर प्रदान करती है? 53.8%। अगला प्रश्न है कि गहन जीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन जीविका कृषि जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, गहन आजीविका कृषि जो है किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब प्रारंभ किया गया? तो ब्रह्मपुत्र घाटी। और कब किया गया? तो 1880 ईस्वी में बीनामल। काली मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन जो है अपना देश भारत ही करता है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत ही करता है। ठीक है, विश्व में तिलहन का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत ही हो जाएगा। 45 के बाद देखिएगा 46 नंबर प्रश्न यहाँ आगे। 46 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र होगा। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है? 4%। भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? चाय का होगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? राजस्थान, इसका सही जवाब है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? महाराष्ट्र होगा। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हरी चाय का होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश सही होगा। अगला है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? सफ़ेद क्रांति कहते हैं। ठीक है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? सफ़ेद क्रांति। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य मेघालय होगा। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी? आम के उत्पादन में भारत ही है। ठीक है, आम फलों का राजा है। अगला है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रागी एक फसल होती है जो कि कर्नाटक राज्य करता है। समुद्री मछलियों का उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कौन प्रथम स्थान पर है? अथवा समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का प्रथम स्थान है? केरल का, इसका सही जवाब। ठीक है, केरल की भाषा। अगला है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? हरित क्रांति की प्रमुख उपज है गेहूँ। ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1950 में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1950 में। रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? तो रेशम होता है। ठीक है, रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है, रेशम के धागे। अगला है कि सूती कपड़ा उद्योग निम्नलिखित में कौन मुख्य कच्चा माल है? कपास होगा। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में कौन मुख्य कच्चा माल है? कपास होगा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो चाय एवं कॉफ़ी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का हो जाएगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का, राइट आंसर होगा।
62 के बाद देखिएगा 63 नंबर प्रश्न आ रहे हैं। अगला नंबर है कि गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले को क्या कहा जाता है? बीपीएल कहा जाता है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोग को क्या कहते हैं? बीपीएल कहते हैं। निम्नलिखित में किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है? अबेरिक, ठीक है, अबेरिका इसका राइट आंसर होगा। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है? अरेबिका होगा। भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? ठीक है, भारत को किस पौधों का मूल स्थान माना जाता है? कपास का। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। ठीक है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। भारत में हरित क्रांति कब आई है? तो 1965-66 में है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966 राइट आंसर होगा। भारत में 90% सोयाबीन पैदा होती है तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भारत में 90% सोयाबीन पैदा होती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अनिशस्य गहनता की दृष्टि से भारत में कौन अग्रणी राज्य है? पंजाब इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं? रोपण फसल नहीं, बराबर। ठीक है, ये रोपण फसल नहीं, बाकी धान, गन्ना, चाय सब क्या रोपण फसल है। क्वेश्चन 1 है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? 1854 इसका सही जवाब। देखिए कुछ क्वेश्चन गलत रहते तो आपको उसको आंसर बता देंगे। ठीक है, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो 4% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? 14% है। अगला, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, राइट आंसर। आप देख सकते हैं सामने कितना एग्जाम में पूछा गया। अगला है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? आपको बहुत पहले याद कर चुके थे, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? ठीक है, चीनी को। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? चीनी को कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा। चलिए 7 के बाद हम 8 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, उपभोक्ता के मतलब खाने वाला चीज़, चीनी उद्योग इसका सही जवाब होगा। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो बताइएगा कौन खा सकते हैं? नहीं है तो लौह इस्पात उद्योग आपके उपयोग लायक नहीं है। दंत मंजन, कागज और चीनी आपके उपयोग लायक है ना। अगला है, इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो रेशम वस्त्र उद्योग जो है आधारभूत नहीं है। तांबा, एल्युमिनियम सभी है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पेट्रो रसायन उद्योग है। इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही जवाब होगा चीनी उद्योग। इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं? चीनी उद्योग होगा। उन 2 केंद्रों के नाम बताइए जहां पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। मुंबई, बड़ौदा इसका सही जवाब। ठीक है, उन 2 केंद्रों के नाम बताइए जहां पेट्रो रसायन उद्योग है। मुंबई, बड़ौदा इसका सही जवाब होगा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इसका सही एल्युमिनियम में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए इसका सही जवाब। ठीक है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है? तांबा प्रगलन जो है आधारभूत उद्योग होगा। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग होता है? खनिज आधारित है। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? खनिज आधारित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक होगा, राइट। अगला है, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग होगा? ये भी निजी होगा। सूती वस्त्र किस पर आधारित होता है? सूती वस्त्र जो होता है कृषि पर आधारित होता है। सीमेंट किस पर आधारित होता है? सीमेंट जो होता है खनिज पर आधारित होता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग किस पर आधारित होता है? खनिज पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जानी जाती है? ठीक है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जानी जाती है? उर्वरक के लिए जानी जाती है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है
उड़ीसा। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इस्पात में किया जाता है। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इस्पात में किया जाता है। 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न आइएगा। 26 नंबर है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? संयुक्त उद्योग होगा इसका सही जवाब। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग होगा? संयुक्त उद्योग होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? सहकारी उद्योग होगा। ठीक है। वस्त्र उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है? 3.5 लाख को। ठीक है। वस्त्र उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है? 3.5 लाख को। अगला, औद्योगिक बहिर्वाह को प्रदूषित होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, तालाब, नदी, झील, तीनों इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 30, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से खोला गया। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस से। इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण जो है नई औद्योगिक से नहीं है। ठीक है। बाकी देखिएगा, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, तीनों है। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता और हावड़ा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। कोलकाता, हावड़ा। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम जो है किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है। जमशेदपुर को कहा जाता है। वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? वस्त्रों की राजधानी जो है सूरत को कहा जाता है। सी नंबर। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत को। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु होगा। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्रों के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? उत्तर प्रदेश में। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? झारखंड इसका सही। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? झारखंड इसका सही जवाब होगा। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है ना? विशाखापट्टनम होगा। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विशाखापट्टनम होगा। भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है? तो 18 इसका सही जवाब होगा। भारत के किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी असम, राजस्थान, कर्नाटक तीनों जगह है। 43 के बाद देखिएगा 44 में, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसमें कौन जो उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? है ना? इसका सही जवाब होगा आपको सी नंबर, लौह इस्पात। अच्छा, ये तो आपको चैप्टर हो गए, बता दिए ना। एक सेकंड, कितना आ चुके थे? 39, 40, 43, 44 नंबर से था। 44 नंबर यहाँ। एक सेकंड, हाँ देखिएगा। भारत में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बरौनी होगा। ठीक है। भारत में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बरौनी में। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भागलपुर में। आज भारत में लगभग कितने सूती वस्त्र तथा कृत्रिम रेशों की कपड़ा मिले हैं? 1600 इसका सही जवाब होगा। अगला, भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूत का निर्यात करता है? जापान को। ठीक है। भारत जो है किस देश को सूत का निर्यात करता है? जापान को करता है। पहली आधुनिक सूत मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्योंकि मुंबई एक पतन है। यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपरोक्त में सभी इसका राइट आंसर डी होगा। अगला है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, IISCO। भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है? 32%। ठीक है। भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना है? 32% है। अगला है, विश्व में चीनी उत्पादन भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा है।
पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायित्व है ना? कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी? औद्योगिकरण। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी? औद्योगिकीकरण। लगभग कितने डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ को छेद कर सकती है? तो 210। ठीक है, लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ को छेद कर सकती है? 210। भोपाल त्रसादी में किस गैस का रिसर्व हुआ था? मिथाइल आइसोसेनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसेनेट। ओके। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में। बम्बई का भी नाम बदल के मुंबई कर दिया गया। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई में। राइट आंसर। देखिएगा, परिवहन, संचार एवं व्यापार। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा कब पूछा गया, इस बात को भी लिखा गया, आंसर भी आपके सामने। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो जल का मार्ग होता है। ठीक है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है जल मार्ग। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1953 में। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? पाइपलाइन जो है स्थल होता है। ठीक है, पाइपलाइन किस परिवहन का अंग होता है? स्थल मार्ग का होता है। 3 के बाद 4 है क्या? चलिए, 4 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन जो है वाहन स्थानांतरण हानिया तथा देरी से घटता है? पाइपलाइन। देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में हुआ। इनमें कौन सा संचार का साधन नहीं है? देखिए, सिनेमा हॉल जो है संचार का साधन नहीं है। डाक सेवा, लाउड स्पीकर, टेलीफोन है ना, सभी संचार का साधन है, सिनेमा हॉल नहीं है। अगला है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा होता है। देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? 95%। देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? 68%। देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? 68%। अगला है, भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई थी? मेघालय में। निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? मेघालय नहीं जुड़ा है रेल मार्ग से। ठीक है। ओहो, अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में इसका सही जवाब हो जाएगा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कोलकाता एवं दिल्ली में। अगला है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे होगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन होगा? उत्तर पूर्वी रेलवे इसका सही जवाब होगा। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच कब चलाई गई? 1853 में, लॉर्ड हॉलोजी के शासनकाल में। भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेल स्टेशन थे? 7172। ठीक है, 7172। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? हो जाएगा 65,436। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर होगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा आपको नई दिल्ली। इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है कि कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलौर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी है? तो 760 किलोमीटर। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? तो 17 जोन बनाए गए। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क चीन में होगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क चीन में होगा। भारत में सड़कों का जल लगभग कितना है? तो 23 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? लक्षद्वीप में होगा। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र होगा। देखिए 2024 के एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि
सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है आपको केरल में पाए जाते हैं। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो इसका सही प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। अगला है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग इसका सही। देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा? 266। ठीक है, देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग होगा? 266 होगा। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग संख्या 7 होगा। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग होगा? 06 होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1986 में। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में किया गया। अगला है कि हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1620 किलोमीटर लंबा हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको आगे क्वेश्चन नंबर 38 कहते स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? चेन्नई होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी होगा। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH2 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह हैं? तो 13 से 200। ठीक है, 13 से 200 तक। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपको आगे, देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह हो? 13 और 200 हो जाएंगे। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। भारत के किस राज्य तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन हो जाएगा जल परिवहन। कोलकाता पत्तन समुद्र तट से कितना दूर हो जाएगा? आपको 80 मील दूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नदियाँ पत्तन कौन है? तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतरस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। भारत के कितने देश के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया गया? इसका सही जवाब है 102। ठीक है, भारत ने कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया? 102 किया। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया है? तो 2005 को दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए 54 के बाद हम 55 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 में। भारत में टेलीग्राम सेवाएं कब प्रारंभ हुई? है ना, 1851 में हुआ। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 में बांटा गया। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8 में बांटा गया। अगला प्रश्न है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो उपरोक्त में सभी होगा। संचार, व्यापार और परिवहन होगा। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1780 में। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1780 में। अगला है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 ईस्वी में किया गया। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पत्तन जो है तमिलनाडु में स्थित है। देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रहा है? तो 7817 मतलब 7817 को डाकघर औसतन सेवाएं मतलब रोजगार मिल रहा है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 इसका सही जवाब होगा। मोरमा गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब गोवा में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब पश्चिम कांडला बंदरगाह कांडला गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 इसका सही जवाब होगा, है ना। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में जो रेल परिवहन हुआ था 1860 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर।
पहली बार पूछेगा तो 1853-54 बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, कौन थी रेल लाइन? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग इसका सही जवाब। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला, बिहार के सोना एक्स के प्रति टन सोना प्राप्त होता है, तो 0.1 से है ना 6 ग्राम तक इसका सही जवाब होगा। 0.1 से 0.6 ग्राम तक होता है। अगला है, बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तो 6283 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है, 2015 में 2021 में पूछा गया कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में इसका सही जवाब होगा, बी नंबर, ठीक है। रज्जू, रा से राजगीर, रा से रज्जू, इसको याद रखेगा। चलिए 6 के बाद अब 7 नंबर प्रश्न आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो सभी बच्चा जानता है कि बिहार में 38 जिले। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो अगहनी फसल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन है? अगहनी फसल। अगला प्रश्न है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो 8 करोड़ से अधिक था। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था। 10 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 वर्ग किलोमीटर से। जो 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, इसका सही 28.63% होगा, ठीक है। 1991 और 2001 मतलब 10 वर्ष के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.63% वृद्धि हुआ। बिहार की ग्रामीण आबादी है, तो बिहार की ग्रामीण आबादी 89.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, ठीक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावनाएं हो गई, गंगा के द्रोणी में मिलने की संभावना है। बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं? तो 28 होगा सही जो, ठीक है। बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त है? 28 राइट आंसर होगा। अगला है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार इसका सही जवाब होगा। बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? तो गंगा नदी इसका होगा। कि बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? गंगा नदी है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% में वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, जो कि झार झुरमुट के रूप में बचा हुआ। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो 10 इसका सही जवाब होगा। अगला है कि बिहार, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना किलोमीटर है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा पूर्व से पश्चिम बात करें 483 होगा, उत्तर से दक्षिण 362 किलोमीटर, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में कितने प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? तो 95% लगभग, ठीक है। वर्तमान बिहार में कितने प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? 95%। अगला है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट होगा, ठीक है। 44.20 मेगावाट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर आइएगा। कहते हैं सितंबर 2013 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर थी? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, यानी कि क्या होगा 180,540.41 किलोमीटर, इसका राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा प्राप्त है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देश में बिहार का स्थान करें तो दूसरा स्थान है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होता है, ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% होगा, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 881 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में बताएंगे कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे थे? 881 व्यक्ति रह रहे थे। अगला प्रश्न है कि 2006-07 में बिहार में कितने
कितने लाख टन का धान उत्पादन हुआ? तो 50 लाख टन का जो है धान का उत्पादन हुआ। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? तो 210.85 होगा। अगला, बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है? तो 10 टन गन्ना से जो 1 टन चीनी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो बिहार की नगरीय आबादी 10.5% होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना इसका सही जवाब होगा। बिहार राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर होगा, जो कि बिहार में सबसे कम क्या रहते हैं जनसंख्या घनत्व है। अगला है प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो हम लोग को जानते हैं पटना है। बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? तो 1% से भी कम है। तो बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? तो 1% से भी कम है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर होगा। ठीक है, हाजीपुर केला का ज़्यादा मात्रा में होता है। तो किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो मुंगेर होगा। ठीक है, मुंगेर में जो सिगरेट का भी कारखाना, ध्यान रखिएगा, है ना, बंदूक का कारखाना मुंगेर में। अगला, बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो नालंदा जिला के हरनौत में। ठीक है, बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया? नालंदा जिला के हरनौत, इसका राइट आंसर होगा। 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न आइएगा। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चौथा है। ठीक है, चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? चौथा है। मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो मक्का आपको तीसरा फसल होगा। दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो जिला बात करेगा तो पटना। दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो पटना जिला, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? तो 8% होगा। देश में चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां प्राप्त हुआ है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तीसरा प्राप्त है। अगला है कि उड़न गिलहरी बिहार के किस जिला में पाई जाती है? तो शाहजहाबाद इसका सही जवाब होगा। सिलिका सैंड बिहार के किस जिला में मिलता है? तो मुंगेर में मिलता है। ठीक है, सिलिका सैंड बिहार के किस जिला में मिलता है? मुंगेर में। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? तो 0.59 हजार हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? 6ठा प्राप्त है। अगला, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो बलथर मिलती है। ठीक है, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? बलथर। गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख कौन सी फसल है? तो धान की फसल है। ठीक है, गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख कौन सी फसल है? धान की फसल हो जाएगा। अगला है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है वाल्मीकि नगर में हुआ है। ठीक है, और वाल्मीकि नगर में जो है, वाल्मीकि नगर बिहार में एकमात्र परियोजना है। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? गंडक नदी की लंबाई बिहार में अगर पूछेगा तो 425 किलोमीटर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर का है सी नंबर, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ? तो 1880 ईस्वी में, इसका सही जवाब होगा। ढाका नगर किस नदी पर बना है? ढाका नहर जो है किस नदी पर बनी है? तो इसका सही जवाब होगा लाल बकिया में, इसका सही जवाब होगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम होगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट आंसर ए होगा। पटना हवाई अड्डा का नाम हो गया जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अगला है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया। पटना में जो गोलघर का उद्देश्य बनाया गया था अनाज रखने के लिए। अगला भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध होगा। अगला प्रश्न है कि भादाई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है। ठीक है, तो अगस्त सितंबर होगा। रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है, रबी फसल को अप्रैल में काट लिया जाता है। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है, अगहनी फसल का दूसरा नाम खरीफ फसल होगा। गेहूं की बुआई कब की जाती है, गेहूं की जो बुआई है वो कब की जाती है, इसका राइट आंसर होगा नवंबर दिसंबर में की जाती है। नवंबर दिसंबर के महीना में गेहूं की बुआई की जाती है। अगला मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान। ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है, प्रथम। रेशम उद्योग कहाँ विकसित है, रेशम उद्योग जो है भागलपुर में विकसित है। अगला प्रश्न है कि इनमें किस स्थान पर सीमेंट का जो कारखाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है, तो दरभंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि लहेरिया सराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर किया गया है, तो लाह उद्योग के नाम पर। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है, तो सबसे आबादी वाला जिला होगा पटना। अगला प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। पायराइट खनिज है, तो पायराइट जो है आधात्विक खनिज हो जाएगा। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, 80% राइट आंसर। ठीक है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, 80%। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा जिला गन्ना उत्पादक नहीं है, ध्यान रखिएगा, रोहतास जो है गन्ना का उत्पादक नहीं है, बाकी दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर है गन्ना उत्पादक। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई, अमरकंटक की जो उत्पत्ति हुई सोन नदी की उत्पत्ति है। कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ है, कोसी नदी घाटी परियोजना जो 1955 में हुआ था, राइट आंसर। 75 नंबर से बाद आइएगा 76 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है, तो बिहार में सीमेंट का कारखाना जो है डालमिया नगर में होगा। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, या तो एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन है, जमालपुर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वातावरण में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, बिहारों की स्थापना है ना, सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना, उपरोक्त में सभी होगा। अगला प्रश्न है सुमेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है, तो 917 इसका राइट आंसर होगा। 917 वर्ग किलोमीटर में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ। ठीक है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ है, तो 1952 ईस्वी में हुआ। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो इसका सही जो हाजीपुर, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होगा। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, मंदार हिल जो है बांका में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है, तो महेंद्रो घाट पर है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है, खाद कारखाना बरौनी में स्थित है। किस नगर में कालीन तैयार होता है, दाऊद नगर इसका सही जवाब। ठीक है, किस नगर में जो है कालीन तैयार होता है, दाऊद नगर इसका राइट आंसर। अगला महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोध गया में हुआ था। और सारनाथ में जो सारे व्यक्तियों को उपदेश दिए थे, इस बात को ध्यान रखें। अगला अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, इसका सही जवाब होगा टाटा नगर। ठीक है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, टाटा नगर होगा। अगला है कि कहलाव गांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो देखिए काटी तापीय विद्युत परियोजना, कालागांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना, इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, अभी पढ़े थे मुजफ्फरपुर में। ठीक है, भागलपुर मुजफ्फरपुर इसका सही जवाब। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो दरभंगा में स्थित है, इसका सही जवाब बी नंबर होगा। ठीक है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित, दरभंगा में स्थित है। 91 बाद देखिएगा 92 नंबर प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में होता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में इसका सही जवाब होगा। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। नेपाल के साथ भारत के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नहीं, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की होगा, राइट आंसर। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए गहरी हवा को प्रकट किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को क्या प्रदर्शित किया था? जो गहरी हवा होता है उसको किया जाता है, राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला, पर्वतीय छायाकरण विधि में भूआकृति पर किस दशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो देखिए उत्तर से पश्चिम की ओर कल्पना किया जाता है। हेसियर विधि का विकास करने वाला लेहमान किस देश के निवासी था? तो लेहमान जो ऑस्ट्रिया के निवासी था, इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हेसियर विधि के प्रतिपादक कौन है? हेसियर विधि के प्रतिपादक सेक्शन मेजर लेहमान होगा, ए नंबर राइट आंसर। हेसियर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। उच्चावच से निरूपण से संबंधित नहीं, मोटी रेखाएं नहीं किया जाता। ठीक है, खंडित रेखाएं किया जाता है, छोटी रेखाएं और महीन रेखाएं किया जाता है। हेसियर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग से दिखाया जाता है? ढलाव हिस्सा को जो है काला रंग से दर्शाया जाता है कि यहाँ ढलाव है। अगला प्रश्न है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? तो धीमी ढाल का प्रदर्शन होता है। ठीक है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई है तो किस प्रकार के ढाल का प्रदर्शन होता है? धीमी ढाल का। समोच्च रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? कभी नहीं काटती। ठीक है, समोच्च रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगला है कि समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन क्रूकुयस है ना ने कब किया था? तो 1730 ईस्वी में किया, इसका सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है ना? बताइएगा, किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है? तो हेसियर विधि से। भारत में समोच्च रेखा विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1895, इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत में समोच्च रेखा विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1895 में हुआ था। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न यहाँ से देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सीढ़ी नुमा ढाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? तो दो पर हो जाएगा। रंजन विधि में नीची जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरे या पीले रंग से दिखाया जाता है। रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो गाढ़ा भूरे रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो गाढ़ा भूरे रंग से दिखाया जाता है। अगला है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग को जो है जल को दर्शाया जाता है। ठीक है, नीला रंग जल। अगला, मानचित्र स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को जो है बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं को किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र पर जो समोच्च रेखाएं को जो है बादामी रंग से दिखाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि स्थलाकृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो आकृतिक विधि कहते हैं। समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? सर्वत्र जो है बराबर होती है। किस विधि में उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो स्तर रंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस विधि में उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो स्तर रंजन विधि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किसे प्रदर्शित करती है? तो खड़ी ढाल को प्रदर्शित करती है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया, इसका राइट आंसर। अगला है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ढाल प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग ए नहीं मारिएगा, स्थानिक ऊंचाई कहते होंगे, सी नंबर राइट आंसर है।
आपके एग्जाम में देखिए ए नंबर ऑप्शन माना, ए नहीं सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बूंदी को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ढाल प्रवणता ही कहते हैं, तो इसका ए नंबर राइट है, छोड़िए। अगला प्रश्न है, भूतल पर समुद्र तल एक समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलने वाली किसी रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? उच्चावच प्रदर्शन की विधि को हेसियर विधि कहा जाता है। विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? तो उच्चावच निरूपण कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? उच्चावच निरूपण कहलाता है। अच्छा, तो इस तरह से जो है आपके प्रश्न क्या हुए, समाप्त हो गए। 27 प्रश्न के साथ जो था मानचित्र अध्ययन है ना, मानचित्र वाला जो है 27 क्वेश्चन समाप्त हो। इसी में से आपको 2 से 3 प्रश्न आएंगे, या तो एक भी प्रश्न पूछते हैं, तो फिक्स रखिए इसे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइब आप लोग कंप्लीट करिए, और आप लोग के बीच में बहुत जल्द ही आप लोगों को बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला है, टेंशन लेने की बात नहीं। और एग्जाम प्री के चैनल पर आपको सारा वीडियो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेकआउट करिए।